नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अपने संकल्प पर डटे रहें और पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म जो हमारी टीम जो है, आपके संकल्प को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से तत्पर है। बस आप अपने संकल्प को मजबूती से आगे बढ़ते रहें। मिशन सरकारी नौकरी को ध्यान में रखते हुए, जिसमें सभी एग्जाम को फोकस जो है यूपीएससी, पीसीएस, आरओ को ध्यान में रखते हुए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है। हम लोग का प्रत्येक सब्जेक्ट से जो है 1000 क्वेश्चन का टारगेट है, और जिसमें हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट का जो है ये सीरीज चलाया जा रहा है। तो आप हमारे पुराने वीडियो को भी देखने के लिए चैनल से जुड़ें और बेल आइकन पे बटन जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको जरूर मिलता रहे। तो हम आपका समय ज़्यादा न लेते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो सीरीज है उसमें किन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक, उसके बाद जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र है, नागरिकता है और मूल अधिकार है। तो इन टॉपिक पे हम जो है इसके क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम यूपीएससी, पीसीएस, आरओ जो है वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ पे हम चर्चा करेंगे। पीवाईक्यू पढ़ना आपको दोस्तों क्यों जरूरी है, सबसे पहले कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। जो भी एग्ज़ाम होता है, चाहे पीसीएस हो, आरओ हो या यूपीएससी हो, वहाँ से जो है अगर आप घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो डायरेक्ट जो है वहाँ से लगभग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है। और बाकी लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली, अर्थात वहाँ का कोई एक फैक्ट, कोई एक जानकारी जो है, जब आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से कोई एक फैक्ट जो है आपको आपके आने वाले एग्जाम में जो है वहाँ पे मिल जाता है। तो इनडायरेक्टली भी जो है आपको काफ़ी हेल्प, 30 से 40 क्वेश्चन और 15 से 20 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट भी पूछ लेता है कई बार। तो इसलिए जो है लगभग मिला जुला के 50 से 60 क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से आपके एग्जाम में जो है हेल्प करता है। ठीक है। तो इसलिए आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। और जो जो हमारी टीम जो है पूरी तरह से करवा रही है, तो आप हमारे चैनल से ही जुड़े रहेंगे तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है उसमें जो चक्र बना है वो किसका प्रतीक है। यहाँ पे देखिए, स्वतंत्रता है, न्याय है, समानता है और भाईचारा है। तो भारत में जो ध्वज है, ध्वज के बीच में जो है एक चक्र है जिसमें जो है 24 तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। और ये चक्र जो है स्तंभ अशोक स्तंभ में जो सिंह वाला जो स्तंभ है, वहाँ से ये चक्र लिया गया है। और ये किस चीज़ का प्रतीक है, ये न्याय का प्रतीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बाकी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये सब हमारे प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट दोनों में जो है इसका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, पहले सबसे पहले की वर्ड्स को आप अंडरलाइन करिए। एलिमिनेशन थियरी भी आपको हम सिखाते चलेंगे कि कहाँ पे कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट जो है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट ज़्यादातर, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस में, वो ज़्यादातर गलत होते हैं, लेकिन कई बार सही भी होते हैं। तो यहाँ पे आप, ये गलत है पहला स्टेटमेंट। ये विक्रम संवत नहीं होगा, बल्कि शक संवत होगा। शक संवत, शक संवत। ठीक है। शक संवत कब से शुरू होता है, ये मार्च महीने में जो है, और हिंदी के महीने जो है चैत्र से शुरू होता है। ठीक है। और राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। नहीं, 26 जनवरी 1950 में नहीं, बल्कि ये 22 मार्च 1957 में, 57 में इसको स्वीकार किया गया।
तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है। तो भारत में अभी जो है 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ये पॉइंट्स भी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सारे वर्ड्स जो है आपके प्रियम्बल में दिया हुआ है, और ये प्रियम्बल में सारे वर्ड्स जो है शामिल किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के गठन की शक्ति है, राज्य के गठन की शक्ति किसमें है? राज्य के गठन की शक्ति जो है संसद में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 3 में जो है नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्रों और सीमाओं नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। और आर्टिकल आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्यों के प्रवेश या उनके स्थापना से संबंधित है। और आर्टिकल 1 में संघ, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, इसके बारे में जो है इसकी चर्चा की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? अभी जस्ट इसके पहले चर्चा किए हैं, वह शक्ति किसको शामिल है और मिला है? संसद को। संसद ही नए राज्यों का गठन और उनके सीमाओं, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? नए राज्य जब बनाया जाता है तो उसके लिए कैसा बहुमत चाहिए? इसमें देखिए साधारण बहुमत है, 2/3, 3/3, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो नए राज्य का जब गठन किया जाता है वो आर्टिकल 368 के तहत जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। और दूसरी तरफ ये किस टाइप से बहुमत चाहिए इसमें? इसमें जो है साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से जो है नए राज्य का गठन किया जा सकता है और ये संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है। और 2/3 आधे राज्यों का अनुसमर्थन जो कोई विशेष अधिनियम पारित किया जाता है, जैसे अभी जीएसटी पारित किया गया था ना, जीएसटी जो कानून बनाया गया है उसको 2/3 बहुमत के साथ जो है आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी इसमें प्राप्त किया गया था। ठीक है, और 2/3 बहुमत जो है 2/3 बहुमत वाला जो है संविधान के आर्टिकल 368 में जो कानून बनाए जाते हैं इसके तहत, उसमें ये दोनों चीज़ें हैं। साधारण बहुमत से भी इसमें पारित किया जाता है और 2/3 बहुमत से भी, और 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, ये तीनों चीज़ें जो है आर्टिकल 368 से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो कथन दिया गया है और एक दूसरे का व्याख्या करते हैं, सही है गलत है, ये चीज़ें आपको बताना है। ठीक है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। तो ये पॉइंट्स जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है संसद से सिफारिश करता है और साथ ही साथ जो है जिस राज्य के क्षेत्र में बदलाव करना होता है वहाँ के विधानमंडल को भी एक प्रस्ताव एक लिमिट समय में जो है प्राप्त करने का प्रयास करता है। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति चाहे विधानमंडल का प्रस्ताव माने या ना माने, तो वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? नए राज्यों के निर्माण के लिए कौन सा संवैधानिक उपबंध नहीं है?
किसी किसी राज्य के क्षेत्र बढ़ाकर किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाया घटाया जा सकता है, ये संवैधानिक उपबंध में शामिल है, बिल्कुल है। ठीक है। और किसी राज्य का क्षेत्र भी घटाया जा सकता है, ये भी उपबंध में शामिल है। किसी राज्य का नाम भी परिवर्तन किया जा सकता है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। एक राज्य जो है किसी दूसरे राज्य के क्षेत्र को या संघ क्षेत्र को जो है अपने में शामिल नहीं कर सकता, तो ये पॉइंट्स जो है गलत हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं? आर्टिकल 3 के तहत कौन सा स्टेटमेंट है जो आर्टिकल 3 के तहत शामिल नहीं है? नहीं है, कीवर्ड्स को जरूर ध्यान दें आप। आर्टिकल 3 में अभी जस्ट इसके पहले चर्चा किए थे, नए राज्यों का गठन बिल्कुल होता है। राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है, बिल्कुल। राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन किया जा सकता है, बिल्कुल। नए राज्यों का प्रवेश नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नए राज्यों का प्रवेश अभी क्या बताए थे? आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश और उसके स्थापना से संबंधित प्रावधान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही को जो है अंडरलाइन करें। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। भारत में जितने भी राज्य हैं वो जो है संघ से अलग होने का डिमांड नहीं कर सकते हैं। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसकी सुरक्षा मिलती है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है भारत की एकता अखंडता को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो आपकी स्वतंत्रता जो है वंचित कर दिया जाएगा, तो ये पॉइंट्स जो है गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना किया गया था? तो इस तरह से स्टेटमेंट दोस्तों बिहार पीसीएस में खासकर और आरओ आरओ में भी जो है सीधा सीधा इस तरह से पूछ लेता है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी जो एक लाइन का आंसर हो, इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे शामिल किए हैं। तो 1956 के पुनर्गठन अधिनियम में कितने राज्य और संघ शासित थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र शामिल थे उस समय। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो है दर्जा दिया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 69वां संविधान संशोधन। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन ये कब पारित किया गया था? 1991 में। और इसी में जो है इसी कानून के तहत दिल्ली में जो विधानसभा है और मंत्री परिषद है उसका भी जो है एक प्रकार से सृजन किया गया, मंत्री परिषद। ठीक है। और आर्टिकल 239 के ए का ए में जो है दिल्ली जो यूटी था, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसको एनसीआर का दर्जा दिया गया। एनसीआर का दर्जा जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है इसका दर्जा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों और उनके बनने का वर्ष जो है सही मिलान करना है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन प्रिंट में जो है थोड़ा दिक्कत हो गया था, इसको हम यहाँ पे सही कर दिए हैं, करेक्शन कर दिए हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले देखिए आप जो जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा 100% जानते हैं, पहले आप उसको मैच करिए। हम जानते हैं कि चंडीगढ़ जो है ये आपका 1966 में बना था। ठीक है। तो सी के अगर दो मिलाएं, सी का अगर आप दो मिलाएंगे तो दो जो है दो ऑप्शन में, बाकी सी
और ए ऑप्शन जो है कट जाएगा। एलिमिनेशन थियरी भी आपको समझाते चलते हैं। तो दो और दो जो है दो ऑप्शन में है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप का गठन कब हुआ था? लक्षद्वीप का गठन आपका ए का जो है 4 हो जाएगा 1956 में। 1956 में किसका गठन हुआ था? लक्षद्वीप का। ठीक है, तो ए का 4 अगर देखेंगे तो ये केवल बी ऑप्शन में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो ए का 4 मतलब लक्षद्वीप 1956, और बी का 3 दमन और दीव का, इसका गठन कब हुआ था? 62 में। और दादर नगर हवेली का 1961 में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक गलत है? गलत को सबसे पहले अंडरलाइन करें। तो इसमें गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इस ये जो है पॉइंट्स बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। गोवा को जो है 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। दीव खंबात की खाड़ी में स्थित एक टापू है। दीव जो है खंबात की खाड़ी में एक टापू है, बिल्कुल सही है, ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था। तो ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। 56वें संविधान संशोधन से वो दमन दीव को जो है गोवा से अलग किया गया था। दादरा नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत नहीं था, बल्कि ये पुर्तगाली शासन के तहत था। पुर्तगाली शासन के तहत जो है ये कंट्रोल था। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम एक राज्य बना कौन से संविधान संशोधन द्वारा? सिक्किम को एक राज्य बनाया गया था। तो इसका आंसर देखिए, 36वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। 35वें संविधान संशोधन जो कि 1974 में पारित किया गया था, इसमें क्या बोला गया था? ये भारत के संघ के सह राज्य का दर्जा दिया गया था। मतलब ये पूरी तरह से भारत में शामिल नहीं था, भारत का एक कोऑपरेटिव राज्य, या उसके कह सकते हैं कि एक पर्यवेक्षक के रूप में जो है भारत के संघ में शामिल हुआ था। लेकिन इसको पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा कब मिला? 36वें संविधान संशोधन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिक्किम के संबंध में सही है? 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बना। 1975 में ये भारत का अभिन्न अंग बन गया। ठीक है, ये पॉइंट सही है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ पे जो है सिक्किम में बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी जो है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हिमालय का क्षेत्र है और हिमालय में वनस्पति काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, ये भी सही है। सिक्किम में जो है लेप्चा जनजाति पाए जाते हैं। तो तीनों पॉइंट्स इसके सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करें और इनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो गोवा, तेलंगाना और झारखंड और हरियाणा। तो सबसे पहले इसमें देखिए, एलिमिनेशन से अगर आप दिमाग लगाएंगे, हम जानते हैं कि तेलंगाना जो है सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नवीन राज्य का जो है गठन हुआ। तो दो अगर आप सबसे लास्ट में ले जाएंगे तो इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा। अर्थात जो है सबसे पहला हरियाणा बना था, हरियाणा के बाद जो है गोवा बना था, गोवा के बाद जो है झारखंड बना था, उसके बाद जो है तेलंगाना बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उसके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं और अंत में दिए गए
जो है कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, तो इसमें छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और सिक्किम। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ का गठन 9 नवंबर 2000 2000 को इसका गठन हुआ था। ठीक, झारखंड का भी इसी समय, इसी के लमसम जो है इसी के समय बना था, 15 नवंबर 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, इसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश कब बना था? ये 20 फरवरी 1987 को बना था। ठीक, और सिक्किम आपका कब बना था? सिक्किम कब बना था? सिक्किम ये आपका 1975 के आसपास बना था। तो इस हिसाब से देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सबसे पहले 9 नवंबर 9 नवंबर, नहीं, सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा? 15 नवंबर 2000, अर्थात जो है झारखंड, झारखंड जो है सबसे लास्ट में आएगा। इसमें देखिए दो ऑप्शन में तीन है, और उससे जस्ट पहले कौन सा आएगा? उससे जस्ट पहले 9 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ एक 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 3 से पहले एक हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर जो है सबसे पहले सिक्किम का गठन सबसे पहले, और 2 अर्थात अरुणाचल प्रदेश उसके बाद आ जाएगा, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए राज्यों को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा का कालानुक्रम क्या है? संपूर्ण राज्य का दर्जा जो है सबसे पहले कौन गठन किया गया? सबसे पहले नागालैंड, इन जितने भी राज्य हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और हरियाणा, इन सब में जो है सबसे पहले नागालैंड बना था। ठीक है, नागालैंड जो है दो ऑप्शन में है, ये ए और सी जो है कट जाएगा आपका। ठीक है, ए और सी कट जाएगा। नागालैंड के बाद जस्ट अरुणाचल हरियाणा बना था, हरियाणा जो है बना था, और इसके बाद जो है सिक्किम बना था, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था, इसके गठन के आरोही कालानुक्रम व्यवस्थित करें और उत्तर में दिए गए कूट को जो है चुनिए। तो देखिए, इसमें हरियाणा है, सिक्किम है, नागालैंड और मेघालय। नागालैंड का जो है सबसे पहले गठन हुआ था। नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 में। ठीक है, नागालैंड सबसे पहले गठन हुआ था। तो नागालैंड को अगर आप पहले ले आएंगे तो तीन, केवल एक ही ऑप्शन है पहले वाले, जो सबसे पहला ऑप्शन होगा तीन होगा, तो केवल एक ही में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तीन के बाद एक आ जाएगा, हरियाणा। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966। दोस्तों, आपको डेट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पीसीएस में ऐसे डायरेक्ट भी पूछता है। एक एक तरफ जो है डेट दे देगा, और दूसरी तरफ राज्यों का गठन दे देगा, और उसमें मैचिंग करने के लिए आता है। ठीक है, और इसके बाद सिक्किम के बारे में बताएं ही, 1975 के आसपास ये बना था। और मेघालय का गठन कब हुआ था? ये 21 जनवरी 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों का निर्माण का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें देखिए, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा है, और हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। इन तीनों राज्य में जो है सबसे बाद में
जो गठन हुआ था वो कौन सा है? हरियाणा है। हरियाणा 2 में है। और हरियाणा के बाद जो है महाराष्ट्र का गठन हुआ, उसके बाद जो है राजस्थान। राजस्थान जो है सबसे पहले गठन हुआ था। राजस्थान का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956। और महाराष्ट्र का 1 मई 1960 में। हरियाणा तो आप बताए ही थे 1966 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में कौन कौन से सदस्य थे? इसमें देखिए तेज बहादुर सप्रू, जस्टिस फजल अली, के एम पनिक्कर, हृदय कुंजरू। सप्रू नहीं थे, सबसे पहला ये ऑप्शन काट देंगे। तो एक कौन से ऑप्शन में ये हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 कहाँ पे है? 2 3 4 सी आंसर सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। ये पॉइंट्स जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। पहले तो कांग्रेस जो है समितियों का जो भी गठन करती थी उसमें जो सदस्य होते थे भाषाई आधार पे करते थे, लेकिन बाद में जब स्वतंत्रता मिल गया तो अपनी बात से जो है पलट गए और वो कहें कि नहीं, अब भाषाई आधार पे जो है न तो राज्यों का गठन होगा न प्रांतों का गठन होगा। तो ये बात से अपने पलट जाते हैं। तो ये भी पॉइंट्स जो है सही हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही है, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस भाग को हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? नागरिकता का संबंध जो है किस भाग से है? इसमें देखिए एक है, एक में जो है भारत राज्यों का संघ होगा, इसके संदर्भ में बात किया है और राज्यों के बारे में चर्चा की है। 2 में जो है सिटीजनशिप के बारे में, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 9 में जो है स्थानीय शासन के संदर्भ में है, पंचायती राज और नगर पालिका के संबंध में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करती है। दोहरी नागरिकता कहाँ है? यूएसए में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय बैंक में अगर आप जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो आप भारत के नागरिक नहीं बन सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। बाकी जन्म के द्वारा, देशीकरण, किसी भूभाग में सम्मिलित होने पे, ये तीनों द्वारा जो है भारत के नागरिक आप बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है कब? भारत की नागरिकता का परित्याग कर देगा, बिल्कुल सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा तब भी नागरिकता खो देता है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करेगा तो नागरिकता नहीं खोता है। सरकार की आलोचना करने से नागरिकता नहीं खोता है। तो ये केवल कौन सा सही हो जाएगा? एक और दो। एक और दो जो है सी में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में केवल एक ही नागरिकता है और एक ही अधिवास है। भारत में केवल एक नागरिकता है और एक ही अधिवास है, तो ये पॉइंट्स बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता का संबंध है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ऐसा नहीं है। भारत का राष्ट्रपति भारत का जो है नागरिक बन सकता है और नागरिकता कई तरीके से प्राप्त होता है।
तो सभी लोग जो है राष्ट्राध्यक्ष बन सकते हैं। जिन विदेशों जिन विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर भारत की नागरिकता किसी को मिल जाती है और अगर वो संविधान के साथ दुर्व्यवहार करता है और भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता को डिस्टर्ब करता है, तो उसकी नागरिकता को जो है वंचित किया जा सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए संविधान के 371 के से 371 के आई में अंतर्विष्ट किए गए। तो पहला पॉइंट से जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राज्यतंत्र हैं, किंतु नागरिकता इकहरी है। भारत में केवल नागरिकता इकहरी है, यूएसए में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स गलत हो जाएगा। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जस्ट इसके पहले चर्चा की है, भारत की एकता अखंडता को अगर डिस्टर्ब करेगा तो वो नागरिकता से वंचित हो जाएगा। इसका केवल एक पॉइंट सही हो जाएगा, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने में सक्षम होता है? नागरिकता के संबंध में शर्तों को नियत करने में कौन सक्षम होता है? संसद होता है। आर्टिकल आर्टिकल 11 के तहत जो है नागरिकता के संबंध में जो भी संशोधन करना है वो संसद जो है कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया? नागरिकता अधिनियम संशोधन विधेयक 2019 में संसद में कब पारित किया गया था? ये 11 दिसंबर 2019 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? 2019 का उद्देश्य क्या था? इसमें देखिए, बांग्लादेश अवैध प्रवासियों को हटाने के लिए, भारत वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान के लिए, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच के लिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करने के लिए। तो ये डी इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्च सुरक्षा को नियत करता है? एक उदार लोकतंत्र अगर है, वहां पे स्वतंत्रता की सर्वोच्च सुरक्षा कब मिल सकती है? एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। अगर एक स्वतंत्र न्यायपालिका केवल होगा तो जरूरी नहीं है कि आपकी स्वतंत्रता को जो है सुरक्षित किया जा सके। शक्ति का केंद्रीकरण अगर होगा तो बिल्कुल आपकी स्वतंत्रता यहाँ पे बाधित हो जाएगी। निर्वाचित सरकार होगी निर्वाचित सरकार होगी तो जरूरी नहीं है कि आपका स्वतंत्रता वहाँ पे बाधित ना हो। जैसे आप चाइना देखिए, चाइना और यूएस रसिया में जो है, वहाँ पे भी अपने आप को चाइना भी अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री मानता है, लेकिन वहाँ की सरकार जो है निर्वाचित तो होती है, लेकिन वो निर्वाचन केवल एक सिस्टम, एक ही पार्टी हमेशा जो है जीतती है। तो वहाँ के नागरिकों को देखिए आप, उनके स्वतंत्रता कोई भी नहीं है। वहाँ पे आप जो है कोई भी सिस्टम, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आप चीज़ें चलाते हैं, सोशल मीडिया, वहाँ पे चाइना के सरकार के विरोध में आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए निर्वाचित सरकार अगर होगी, स्वतंत्रता का गारंटी होगा, ऐसा जरूरी नहीं। शक्तियों का पृथककरण जहाँ पे होगा, अर्थात न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, तीनों स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के बिना इंटरफेयर करते हुए अगर अपना काम करेंगे, तो वहाँ पे आपकी स्वतंत्रता को जो है सुरक्षित किया जा सकता है। तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जो पारित किया गया था वो आपके कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का जो प्रस्ताव किया गया था। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जो है इसके अध्यक्ष थे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो ये पॉइंट्स जो है सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने जो है समर्थन किया था। ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे हैं? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाइयों के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे संविधान में अस्थायी बनाना चाहते हैं। तो यह स्टेटमेंट कौन महानुभाव ने कहा था? वो महानुभाव थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा सभ्य विश्व के साथ समझौता कहा था? और वो व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति आपके डॉक्टर राधा कृष्णन थे। ठीक है। डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वाद योग है या अवाद योग है, या लचीला है, कठोर है? मौलिक अधिकार आपका जो है वाद योग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। वाद योग का मतलब कि आपका मौलिक अधिकार को अगर कोई इंटरफेयर करता है तो आप न्यायपालिका में जो है डायरेक्ट आप वहाँ पे जा सकते हैं। न्यायपालिका आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। और अवाद योग में किसकी चर्चा किया गया है? अवाद योग में जो है आपका डीपीएसपी जो है नीति निर्देशक तत्व में जो है जो भी कानून बनाया जाता है वो राज्य के ऊपर निर्भर है। राज्य जो है कानून बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है, आप उसकी डिमांड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। निलंबित तो किए जा सकते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री के निर्देश से नहीं होता। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित होता है? राष्ट्रपति की इच्छा पे निलंबित तो नहीं होता है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार को जो है आपातकाल में केवल निलंबित किया जा सकता है। ठीक है। और वो आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल आपका 358 और 359 और 58 के तहत जो है आपातकाल में मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। मौलिक अधिकार की आप डिमांड किसके अगेंस्ट करते हैं? राज्य के खिलाफ करते हैं। तो ये पॉइंट्स जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, तो ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं, ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। नहीं, मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य में अधिकारों के बिल के भांति है। तो 1 2 3 सही हो जाएगा। इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान को संघीय संविधान राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 13। 13 में अगर कोई सरकार कोई भी नियम कानून बनाती है, अगर वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो जिस मात्रा तक जो है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है उस मात्रा तक जो है वो एक प्रकार से असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद क्या है? भारतीय संविधान में समता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्णतः नियंत्रण लगाता है? तो कौन सा विधायन जो है सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है समता का अधिकार, विधि के नियम के अनुसार जो है कोई भी चीज विधि के नियम के अनुसार ही बनाया जाता है, और विधि के नियम के अगेंस्ट जो है कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकता। तो ये एक प्रकार से सरकार के नियमों पर एक प्रकार से नियंत्रण लगाता है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानूनों को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक प्रशासनिक अधिकारों को अनिर्देशित अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन करता है? तो वह किसका उल्लंघन करता है? वो आर्टिकल 14। अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी को आप अनियंत्रित विवेकाधिकार दे देते हैं और वो नियम का उल्लंघन करता रहे, तो ये किस आर्टिकल का उल्लंघन होगा? 14। 14 में जो है समता के अधिकार, विधि के नियमों के अनुसार जो भी कार्रवाई होगा किसी व्यक्ति पे विधि के नियम अनुसार होगा। अगर विवेकानुसार अगर किसी को राइट्स दे दिया जाए तो ये सीधा सीधा जो है आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। ठीक है, आर्टिकल 32 में जुडिशियल रिव्यू की जो है चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधि का नियम कानून का अधिराज्य का मतलब है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायिक तंत्र। सभी के लिए कोई भी कानून बनाया जाएगा, विधि का नियम क्या कहता है? सभी के लिए एक जैसा कानून होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई भेदभाव नहीं होगा, और सभी के लिए एक न्याय तंत्र शामिल होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूलाधिकार है, इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के 15 का जो संबंध है, आर्टिकल 15 का संबंध किससे है? ये समता का अधिकार। समता का अधिकार जो है 14 से 18 तक जो है, आर्टिकल 14 से 18 तक समता का अधिकार की बातें जो है किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है शोषण के विरुद्ध जो है 23 से 24 के बीच किया जाता है। धर्म की स्वतंत्रता ये 25 से जो है धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29 से 30 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल कौन सा है? 15 का 4 और 16 का 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। समानता का मौलिक अधिकार 14 से 18 शुरू होता है आर्टिकल। तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, ये शामिल है बिल्कुल। सामाजिक समानता ये भी शामिल है। अवसर की समानता बिल्कुल है। आर्थिक समानता शामिल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक समानता जो है आर्टिकल 15 में है, अवसर की समानता आर्टिकल 16 में है, और कानून के समक्ष समता 14 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता का प्रत्याभूति प्रदान करता है? अवसर के विषय में, अवसर के विषय में देखिए, सबसे पहले जब भी लोक नियोजन में अवसर की बात अगर करें
तो इसका मतलब जो है आर्टिकल 16 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 16 जो है 3 विकल्प में, पहला विकल्प जो है इसका कट जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की जो है चर्चा करा है। तो अवसर की समानता जो है 16 के ए और 16 का 2 में करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में अगर किसी को बराबरी पे लाना है तो राज्य कई बार जो है भेदभाव भी करता है। तो ये पॉइंट्स जो है सही हो जाएगा, ठीक है। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित होगी। समानता का रूल क्या कहता है? समानता का रूल है कि जो समान लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार करेगा, जो असमान लोग हैं उनके साथ असमानता का व्यवहार करता है। यही समानता का रूल है। तो ये भी पॉइंट्स जो है बिल्कुल सही हो जाता है। तो दोनों पॉइंट्स दोनों पॉइंट्स सही भी हैं और एक दूसरे का जो है स्पष्टीकरण भी करता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट करवा दिए। और आपको कैसा वीडियो लगा, कैसा कंटेंट रहा, आप कमेंट्स ज़रूर करें। और कमेंट करेंगे तभी हम आपको जो है इसमें सुधार करते हुए आपको बेटर इंफॉर्मेशन कंटेंट दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो है बेल आइकन पे बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। और यहाँ पे अगर आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे, और यहाँ पे स्कैन करेंगे तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।